ये वन शॉट वीडियो आपको 100 में से 100 लाने में इतनी मदद करेगा कि क्या बताऊं कितनी मदद करेगा। ये 40 साल में लिए गए डिसीजन, ग्रोथ और बाकी सारी पॉलिसी मेकिंग की तो बात करता ही है, लेकिन एक सीक्वेंस को भी शो करता है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किताब आपको एक जर्नी पर लेकर जाती है इंडियन इकोनॉमी की, कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे। इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि मैं कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बट देश के हर एक इंसान को फायदा हो, इस हिसाब से हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करना था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन ऑप्शन थे हमारे पास। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो के अंदर। ये वन शॉट वीडियो आपको 100 में से 100 लाने में इतनी मदद करेगा कि क्या बताऊं कितनी मदद करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना, कमेंट भी करना और शेयर जरूर करना कि और लोगों का भी भला हो और लोग भी टॉपर बने। तुम अकेले बनोगे क्या? चलो जी। तो 1950 टू 1990 इसके बारे में आपको मैं एक छोटी सी इंसाइट देता हूं। ये 40 साल में लिए गए डिसीजन, ग्रोथ और बाकी सारी पॉलिसी मेकिंग की तो बात करता ही है, लेकिन एक सीक्वेंस को भी शो करता है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किताब आपको एक जर्नी पर लेकर जाती है इंडियन इकोनॉमी की, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कैसी पॉलिसीज, कैसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया कि देश के बंटवारे कर दिए। 200 साल तक हमें लूटा गया और हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी किसी दुर्दशा कर दी थी। ये चैप्टर आपको, नेक्स्ट चैप्टर, दिस चैप्टर विल शो कि आप कैसे इंप्रूव करें। आपके साथ जो कंडीशन आपको मिली थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आपने कैसे उन प्रॉब्लम्स को समझा, सॉल्यूशन लाने की कोशिश करी और क्या इंप्रूवमेंट किया, उन सबको ये बताएगा। और आपको एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी देता है कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं सीधा चैप्टर पे और देखते हैं कि भैया चैप्टर क्या बताने वाला है। तो इंडिपेंडेंस हमको मिली भैया 15 अगस्त 1947 को। उस टाइम पर जब हमारे पहले प्रधानमंत्री चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि मैं कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करूं। और इकोनॉमिक सिस्टम क्यों चूज किया जाता है सर? एक बहुत 3 इंपॉर्टेंट मेजर सवालों के जवाब लेने के लिए, जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी शायद पढ़ा होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, इसके लिए आपको इकोनॉमिक सिस्टम जरूर चूज करना था। तो आइए देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू चूज एन इकोनॉमिक सिस्टम which would be most suitable for nation and would promote the welfare of all rather than few। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक सिस्टम आपको इसलिए लेना था कि ना कि सिर्फ आपको कि किसी एक छोटी सी ऑडियंस को फायदा मिले, बट देश के हर एक इंसान को फायदा हो। इस हिसाब से हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करना था। तो हमारे पास मोटा मोटी 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आई होप कि आपको पता होगा, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको फिर से बता देता हूं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये 3 ऑप्शन थे हमारे पास। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, पहले ध्यान से सुनना। देसी भाषा अगर लेमन टर्म्स में कहूं तो कोई भी सामान या कोई सर्विस अगर बने, कौन सी सर्विस बनेगी, कौन सा सामान बनेगा, कौन बनाएगा और किसके लिए बनाया जाएगा, ये सारे सवाल के जवाब, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन को ओन कौन करेगा, प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करेगा और प्रोडक्शन को ऑपरेट कौन करेगा, ये सारे सवाल और ये सारे राइट्स, अधिकार आपको मिलते थे प्राइवेट सेक्टर द्वारा। कि सारे अधिकार प्राइवेट सेक्टर को, कि क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ये सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर रहने वाला है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कहां पे है ये सिस्टम ऐसा? बेटा यूएसए में सिस्टम फॉलो किया जाता है। अमेजॉन, आपके और कई सारी कंपनी है, आपके एप्पल है, गूगल है, ये सारी कंपनीज खुद डिसीजन लेती है कि हम क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी कमांड होती है कि इकोनॉमी कैसी चलनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है अपने पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका जस्ट ऑपोजिट, आपको फ्रीडम ही नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर को। सारे मेजर डिसीजन, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या बनाया जाएगा, कौन ओन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन ऑपरेट करेगा, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा नहीं, गवर्नमेंट द्वारा। और ये कहां फॉलो किया जाता है बेटा?
क्यूबा और चाइना के अंदर। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। तीसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बड़ा पसंद आया, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज करता तो शायद प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता कि जो गरीब देश के लोग हैं उनको तो फायदा ही नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है। और अगर मैंने सिर्फ सरकार को चलाने को दे दिया तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर कभी ग्रो ही ना कर पाए, सारी देश की जनता सिर्फ सरकार पर निर्भर हो जाए। तो जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं कमाएगा तो देश चलेगा कैसे? हाँ या ना? देश के पास चलाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए सरकार के पास। और थर्ड ऑप्शन था मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करे। जैसे कि आपके पास एसबीआई नाम का बैंक भी है, तो आपके पास एचडीएफसी नाम का बैंक भी है, प्राइवेट बैंक। आपके पास इंडियन ऑयल है, गवर्नमेंट का अपना खुद का इंडियन ऑयल, और रिलायंस पेट्रोलियम भी है जो कि प्राइवेट सेक्टर है, मुकेश अंबानी जी का है, मोटा भाई का है अपने। तो ये जहां पर दोनों कंपनियां साथ में मिलकर डिसाइड कर पा रही हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, तो एक बड़ा सूटेबल सा ऑप्शन लगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिले कि वो काम करे, आगे बढ़े और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे, और सरकार भी काम करे, जिससे कि हम हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको हमें वेलफेयर करना है, तो वो वेलफेयर वाला काम भी सरकार निभा सके अपना पूरा। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया गया इंडिया के द्वारा, जो कि यहां पर लिखा भी है, इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। In this view, India would be a socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy। कि कुछ प्राइवेट सेक्टर भी था और मेजर हमारा इस टाइम पे 1950 के टाइम पे मेजर हमारा पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, क्या होता है सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम चूज करने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अब बेटा सिस्टम तो आपने चूज कर लिया, लेकिन उसकी प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना, कि भाई इकोनॉमी को आप अगले 5 साल पे कहां देखना चाहते हो, इकोनॉमी को अगले 10 साल में आप कहां देखना चाहते हो, किस सेक्टर को इंप्रूव करें, कैसी कैसी पॉलिसी बनाए जिससे कि उनको हम प्रमोट कर सकें, एनकरेज कर सकें कि भाई इस सेक्टर को बढ़ाओ। तो उसके लिए बनाया गया बेटा प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमिक प्लानिंग हुई इंडिया के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हमने 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया, जो कि जिसके चेयरपर्सन कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन पर्सन होता है वो प्रधानमंत्री होता है देश का। ठीक है, इसका मोटिव क्या था सर? तो मैं अगर आपको लेमन टर्म में समझाऊं तो इसका मोटिव था कि देश के अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अगले 5 साल के हमारे क्या गोल होने चाहिए, कि अगले 5 साल में मैं देश की, अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू इकोनॉमी की ये है, तो अगले 5 साल में मैं अपने आप को कैसा इंप्रूव करता हुआ देखना चाहता हूं। जैसे कि आप भी सोचते हो, मैं आज 12th में हूं, अगले 5 साल में मुझे शायद बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए और अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस चाहिए। तो आप अपनी प्लानिंग करते हो, सेम उस प्रकार इकोनॉमी की भी प्लानिंग होती है, और उसको करने के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। वही सेम बेसिक गोल, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस को ध्यान में रखकर। क्लियर? ये आया कब बेटा? 1950 में आया। ईयर्स याद रखना, डेट्स याद रखना, आपको एमसीक्यू लेवल में और इवन 3 मार्कर क्वेश्चन में भी बहुत काम आती हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड 5 ईयर प्लान्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आपने शायद सुना होगा 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे इकोनॉमी द्वारा, और अभी भी बनाए जाते हैं। ये 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं बेटा? बेसिकली एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि अगले 5 साल में मैं क्या इंप्रूवमेंट्स देखना चाहता हूं, और किसी एक गोल को ओरिएंटेड होता है ये। क्लियर? अब प्लानिंग कमीशन को कर दिया गया डिसॉल्व, इसको खत्म कर दिया गया। कब? इसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह लाया गया ऑन 15 जनवरी 2015 a cabinet resolution was passed to replace the planning commission with the newly formed नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका भी सेम यही काम है, इसका भी सेम यही काम है कि ये अगले कुछ सालों में कैसे इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं देश के अंदर, इसके लिए इसको बनाया गया। बस प्लानिंग कमीशन एक ओल्ड मॉडल था जिसको रिप्लेस करके अब आपने नीति आयोग बनाया है। इनके चेयरपर्सन भी प्रधानमंत्री ही होते हैं देश के। तो आपको कुछ चीजें इसमें याद क्या रखनी है कि चेयरमैनशिप कौन की होती है प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में? प्रधानमंत्री की। और फर्स्ट चेयरमैन पर्सन कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। प्लानिंग कमीशन क्या करता है या नीति आयोग क्या करता है? 5 ईयर प्लान्स बनाता है।
आया कब था, डिसॉल्व कब हुआ, ये सब चीजें आपको बारीकी याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स भी बताता जाऊंगा, तो उसको कहीं पे आप मार्क करते जरूर चलना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, अब आता है प्लान। सर व्हाट इज अ प्लान, प्लान क्या होता है? आपने 12th के अंदर प्लानिंग चैप्टर शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप जरूर पढ़ोगे। अगर जनरल लेवल में भी बोलूं कि प्लानिंग अगर किसी को नहीं पता तो क्या होता है, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, मैं आज मेरी स्थिति ये है और मैं कुछ सोच रहा हूं कि यार मैं अगले 10 साल में अपने आप को ऐसी जगह पर देखना चाहता हूं, जैसे कि दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है और ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू और गोल के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूं, उसे हम एक प्लान बोलते हैं। मतलब बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा बेसिकली आप एक तौर तरीका, एक आप बोल सकते हो प्रोसेस, जहां पे आप डिसाइड करते हो कि मैं आज कहां खड़ा हूं और मुझे कहां पहुंचना है, उसके बीच का डिसीजन कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए मैं एक प्लानिंग करता हूं। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड schemes, programs, strategy worked out in advance for fulfilling an objective। आप एडवांस में डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचोगे, उसकी एक पूरी रोड मैप या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। आई होप कि आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल चीज है, हम हर बार प्लानिंग करते हैं। जैसे कि आप अपने बोर्ड्स की प्लानिंग करोगे, अभी 10th में जब बोर्ड्स थे तो उसकी प्लानिंग करी थी कि मैं कौन सा चैप्टर कब पढ़ूंगा, कौन से चैप्टर को मैं कितना टाइम दूंगा, कोई कितने एमसीक्यूज लगाऊंगा, कितने में 3 मार्कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा। दीज ऑल आर नोन एज प्लान, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो प्लानिंग कमीशन अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स को याद रखता था कि मैं 5 ईयर गोल प्लान्स तो बनाऊंगा, 5 ईयर प्लान्स बनाने वाला हूं कि अगले 5 साल में मैं इकोनॉमी को यहां इंप्रूव करते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स, कोर ऑब्जेक्टिव, कि ये 4 ऑब्जेक्टिव तो उस प्लान में होने ही चाहिए, उनकी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए तो बहुत ही ज्यादा, एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन कम इनटू एन असर्शन रीजन एज वेल एज अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टी चॉइस मतलब आपको बोल देंगे कि भाई किसी एक को डिफाइन कर दिया और आपको बोलेंगे भैया इसको बताओ कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या होता है बताओ। तो आपको ऐसे कुछ सवाल वगैरह पूछने को जरूर मिलेंगे। तो सर ये 5 ईयर प्लान क्यों बनाए जाते हैं? देखो, द 5 ईयर प्लान्स एम टू रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। These basic goals are, देखो क्या है ना, हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था क्योंकि 200 साल तक लूटा गया था, हमें पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके। अब हमें कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स लाने थे कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, देश को थोड़ा और मॉडर्नाइज करें, देश को थोड़ा बेहतर राह पर लेकर जाएं। तो उसके लिए हमें 4 ऐसे गोल्स का ध्यान रखना पड़ता है। 4 ऐसे गोल्स क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। सर ये क्या होता है, इंडिविजुअली समझते हैं। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा? Growth refers to an increase in country's capacity to produce the output of goods and service within the country। सिंपल बात में बोलूं, ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ जाना। आपके देश में प्रोडक्शन और सर्विसेज कई ज्यादा हो, इससे सर फायदा क्या होता है? जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो देश ज्यादा पैसा कमा पाता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और जब जहां पर ग्रोथ होती है ना, वहां पर डेवलपमेंट भी आ जाता है। सर एक सेकेंड, ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं होता? नहीं बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा अलग अलग होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक गांव है, एक गांव के अंदर बहुत ज्यादा खेती हो रही है, बहुत ज्यादा फसल उग रही है, तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन उस गांव में जीडीपी अगर बढ़ रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं कि उस गांव में बिजली नहीं है, उस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उस गांव में आपके स्कूल नहीं है, तो क्या आप बोलोगे वो डेवलप्ड है? उसकी रोड भी खराब है, तो आप क्या बोलोगे डेवलप्ड है? नहीं। ग्रोथ के होने से डेवलपमेंट भी होने लग जाता है, ये हैंड इन हैंड चलता है, पर दोनों चीजें बहुत अलग होती हैं। तो जीडीपी का बढ़ जाना इज अ वन वे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ग्रोथ को शो करता है। ग्रोथ इंप्लाइज आइदर लार्ज स्टॉक प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज
और इंक्रीज इन दी एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। देखा जाए तो क्या बोल रहा है भाई, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें प्रोडक्शन और सर्विसेज के अंदर। अ स्टेडी इंक्रीज इन द जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आपको देखना हो तो जीडीपी ग्रोथ को देखो और उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। इंडिकेटर मतलब क्या, आप राइट टर्न लेते हो तो इंडिकेटर देते हो ना, सेम वे देश अच्छे से काम कर रहा है, इकोनॉमी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही, आप एक तरीके से चेक कर सकते हो जो कि है एक इंडिकेटर, दैट इज जीडीपी। In some countries, growth in agriculture contributes more to GDP growth, while in some countries, growth in the service sector contributes more to the GDP. भाई ऑप्शन है आपके पास, किसी देश के अंदर जीडीपी की ग्रोथ प्रोडक्शन से आती है कोई गुड्स बनाकर, और किसी देश के अंदर जीडीपी की मेजॉरिटी ग्रोथ जो मिलती है वो सर्विस सेक्टर के थ्रू मिलती है। तो हर देश की अपनी तौर तरीके हैं। तो हमें क्या याद रखना है पहले, कि देश का जीडीपी या देश में ग्रोथ होनी चाहिए। तो जब भी आप 5 ईयर प्लान बनाओगे आपका मकसद होना चाहिए ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ। नाउ सेकंड पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन। भाई नया देश है तो उसकी नई सोच भी तो होनी चाहिए, नए तौर तरीके भी तो होने चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन आपको एम्फेसिस करता है कि आपके गोल्स में एक आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई आप नए तरीकों से काम करो, स्मार्ट तरीकों से काम करो। फिर से वो भैया आपके बंधवा मजदूरी मत करने लग जाना, अब आप नया तरीका ढूंढो। जैसे कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप नई टेक्नोलॉजी से फार्मिंग करो, पुराने तरीकों से मत करो, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत खराब थी, अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था। तो मॉडर्नाइजेशन शुड बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपका होना चाहिए 5 ईयर प्लान के अंदर। तो देखो मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है, मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। मॉडर्नाइजेशन जरूरी है कि आप किसी के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो, बढ़ाओ। और सिर्फ बेटे टेक्नोलॉजी लाने से आप मॉडर्नाइजेशन नहीं होते, मॉडर्नाइजेशन आपकी सोच भी होनी चाहिए कि घर में आपके जो बेटियां, माएं, बहनें, माताएं जी हैं, उनको भी आप काम करने के लिए बोलो, उनको भी आप एनकरेज करो, फेमिनिज्म को भी बढ़ाओ। फेमिनिज्म का असली मतलब ये होता है बेटा कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो नहीं जो आप इंटरनेट पे देखते रहते हो कि बेसिकली अगर सचिन और मेरे पास सुनैना है, सचिन और सुनैना के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास काम है तो मैं बोलूंगा सचिन तुम कर लो, सुनैना तुम नहीं कर पाओगी, तुम लड़की हो। दिस इज नॉट द राइट वे। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सचिन हो या सुनैना, सुनैना कंफर्टेबल नहीं होगी तो खुद मना कर देगी। तो इस तरीके से आपको मॉडर्न तरीके से सोचना है। आप लड़कियों और लड़कों को भी सामान्य तरीके से ट्रीट करो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। ये मॉडर्नाइजेशन भी माना जाता है, जिसको हम कहते हैं चेंज इन दी सोशल आउटलुक। क्या बोल रहा है बेटा, पहला पॉइंट तो पता ही है आपको कि आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। दूसरा पॉइंट ये बताता है मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन दी सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, कि विमेन को भी उतना अधिकार मिले इस सोसाइटी, इस इकोनॉमी के अंदर, कि वो भी अपना काम कर पाए, अपना नाम बना पाए। और यही मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत अहम पहलू भी होता है। तो आपने 2 पॉइंट्स देखे कि 5 ईयर प्लान में 2 इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए कि आप ग्रो करो और आप नए तरीके से काम करो, नई सोच के साथ काम करो। इसी से देश का विकास होता है बेटा। फिर आता है सेल्फ रिलायंस। इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। यह आपका एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है जिसका नाम है ड्रेक। ड्रेक बोल रहा है अमेजॉन नहीं, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से लूंगा। क्यों? फ्लिपकार्ट हमारे देश का ब्रांड है, फ्लिपकार्ट इज आर देश का ब्रांड, हमारे देश का ब्रांड है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैं अपने देश की चीजों पे निर्भर रहूं, ना कि बाहर से चीजें मंगाऊं। क्योंकि अगर मैं बाहर से चीजें मंगाऊंगा तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, ना कि हमारी इकोनॉमी तो डिटोरिएट होती जाएगी, गिरती जाएगी। तो इसीलिए सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और आपने आज के टाइम पे सुना ही होगा, आत्मनिर्भर भारत को काफी ज्यादा प्राउडली प्रमोट किया जाता है और काफी प्राउडली उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है कि जो भी बनाएंगे देश के अंदर बनाएंगे, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे। जिससे हमारे देश में हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, नई नई कंपनीज को एनकरेज कर पाते हैं और काफी अच्छे लेवल पर हम काम भी कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कई सारे फायदे मिलते हैं। सेल्फ रिलायंस क्या है बेटा? सेल्फ रिलायंस अंडर द इंडियन कंडीशंस मीन ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। कि भाई एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, देश में ही कमाओ,
देश में ही आप लोग काम करो, देश के ही लोगों को प्रमोट करो। जैसे कि अगर मुझे हेडफोन्स लेने हैं तो मैं JBL के नहीं लेकर बोट के लेता हूं। बोट के क्यों भाई? क्योंकि वो इंडियन मेड ब्रांड है। मुझे भाई बाहर से क्यों खरीदना है कोई चीज को? यस और नो? द 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज. The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons, दो reason, to reduce the foreign dependency and to avoid foreign interference. क्या होता है बेटा, जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना, तो वही आपको सबसे ज्यादा इंटरफेयर भी करता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी अगर मॉम डैड की बात कर लें, आप अपने मॉम डैड पर पूरे डिपेंडेंट हो कि भाई मुझे कुछ सामान चाहिए तो मैं पापा को बोलूंगा, मुझे अगर भूख लगी तो मैं मम्मी को बोलूंगा। और अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आपके जीवन में जो आप काम कर रहे हो, लेट अगर उठते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपके काम में इंटरफेयर भी करते हैं कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तुम भैया लगन से काम नहीं करते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं ना। क्यों करते हैं? वो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए करते हैं। लेकिन तुम डिपेंडेंट हो उन पे, इसलिए भी इंटरफेयर करते हैं। क्यों? उसका एक बहुत बेसिक साइकोलॉजी है। अगर आप फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट हो, उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हो, तो वो आपकी इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर भी करेंगे। तो फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंसी इंडियन इकोनॉमी को इंटरफेयर भी करती है कि भाई हमारे यहां तो सारे लोग जो है, इंडिया के अंदर सारे लोग कोक पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो कल को कोका कोला प्राइस बढ़ा भी देगा जो कि हमारे लोग शायद ना अफोर्ड कर पाए, या ऐसी कोई चीज मिला देगा प्रोडक्ट के अंदर जो कि हमारे हेल्थ के लिए बड़ी हैजार्डियस है। तो इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान होता है कि यार वो गंदी चीजें बेच रहा है, उसके बाद भी हम मना नहीं कर पा रहे। जैसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के साथ होता ना कि भाई घटिया से घटिया प्रोडक्ट है फिर भी देश के अंदर आ रहे हैं। क्यों? एक दिन खरीद के लाओ, दूसरे दिन टूट जाता है। तो उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फॉरेन पर डिपेंडेंट थे और फॉरेन हमारे यहाँ पे इंटरफेयर भी बहुत करता था। ये कुछ बेसिक कारण होता है, इसलिए आपको बोला जाता है सेल्फ रिलायंस रहो। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं और ये आपको टॉपिक पूरा एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इक्वालिटी का मतलब होता है हर किसी को सामान्य तरीके से ट्रीट करना। ये लंबू आदमी है, इसको मैच दिख रहा है ऑटोमेटिकली। ये जो छोटा सा आदमी है, इसको भी पूरा मैच दिख रहा है। इसको एक स्टूल दे दिया आपने, या कोई जैसा डब्बा दे दिया, और एक छोटा सा व्यक्ति है उसको भी सेम डब्बा दिया। अरे तीनों को डब्बा दोगे आप, सेम हाइट दोगे, तो भैया वो तो बात कोई बराबर ही हो गई। ये आदमी देख पा रहा है, ये आदमी देख पा रहा है, इसको तो कोई काम का ही है ना। जबकि होना क्या चाहिए, ये डब्बा इस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिससे कि ये भी मैच देख पाए। समझे कि नहीं समझे? इक्वालिटी का मतलब सबको समान तरीके से ट्रीट करना। इक्विटी का मतलब जो सबसे वीकर है उसको ज्यादा सपोर्ट करना, और जो आदमी सक्षम है उसको तो जरूरत है ही नहीं ना आपकी। जो इंसान को जरूरत है उसकी मदद करो, जो सक्षम है उसकी मदद करके क्या करोगे भाई? अमीर आदमी को भी मैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा हूं कि बेरोजगारी के लिए कुछ अलाउंस देती है गवर्नमेंट कई बार, कि आप अगर बेरोजगार हो तो आपके रोजमर्रा के खर्चे के लिए सरकार आपको थोड़े बहुत पैसे देती है ना। तो आप अमीर आदमी को भी अगर उसके बैंक अकाउंट में 2-3 हजार रुपए डाल रहे हो, उसके लिए 2-3 हजार मायने नहीं रखेंगे, लेकिन वो 2-3 हजार अगर किसी ऐसे व्यक्ति को और मिल जाते जिसका घर बार बड़ी मुश्किल से चलता है, तो शायद उसको और बेहतर तरीके से अपना घर चला पाता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाता। दिस इज नोन एज इक्विटी। इज इट क्लियर? तो व्हाट आर 4 थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट? 4 थिंग्स जो गोल आपके बनाने के लिए जरूरी है, उसके 5-year प्लान के लिए जरूरी है। दैट इज आपकी इक्विटी, दैट इज सेल्फ रिलायंस, दैट इज मॉडर्नाइजेशन एंड दैट इज ग्रोथ। क्या आपने देख लिया? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए बेटा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे अपन डिस्कशन करेंगे, जो कि है 1950 टू 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, इंडियन इकोनॉमी के हाल को अगर आपको चेक करना है तो आप अलग अलग सेक्टर को पढ़ो और उससे आप एनालाइज कर पाओगे कि इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे। जैसे हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, हमें पता था जमींदारी सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो डेवलप्ड ही नहीं है, तो हमें पता चला था कि इंडिया की इकोनॉमी के हाल बहुत ही बुरे हैं। उसी प्रकार इस चैप्टर में भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसे सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं इनके अंदर, और एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे कि क्या हाल बेटर हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सीधा आते हैं अपन लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हमें कुछ चीजें पिछले चैप्टर से पता है। 75% पॉपुलेशन अपना रोजगार कहां से लेती थी बेटा? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से लेती थी। 85% लोग जो थे वो गांव में रहा करते थे, ये भी हमें पता है। और मतलब देश का जो मेजर काम हो रहा था, रोजगार चल रहा था, वो एग्रीकल्चर से चल रहा था। अब उसमें भी प्रॉब्लम्स थी कई सारी। तो आप ये बताओ मुझे एक लॉजिकली
कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके लिए आना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही समझे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आना चाहिए था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और उसी के लिए ही आया। ये तो बेसिक सी बात है जी कि 75% पॉपुलेशन अगर आपके देश की किसी एक एरिया में काम कर रही है तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट भी आप उसी एरिया में करने की कोशिश करोगे। तो आओ जरा देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, so the agriculture development was focused right from the first 5 year plan, कि एग्रीकल्चर को पहले 5 ईयर प्लान से ही नजर में रखा गया था और इसी को इंप्रूवमेंट करने की बात करी गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहली हम पढ़ के आ चुके हैं, लो प्रोडक्टिविटी। हम बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर उगा सकते हैं, पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, ना ही कोई हमारे पास ढंग की टेक्नोलॉजी थी, ना ही हमारे पास कोई और ऐसे सिस्टम थे, जमींदारी सिस्टम जैसी सिस्टम थी हमारे पास जो कि प्रोडक्टिविटी को और खराब कर देती है। तो ऐसे सिस्टम की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ये थी, हम अगर एक जमीन की कैपेसिटी 3000 किलो गेहूं उगाने की है तो उस पर सिर्फ 1000 किलो गेहूं ही उग पा रहा है। वो अपन ने पढ़ा था केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीजों का हमने ये समझा था, ठीक है। अब आया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक खेत पे शायद 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस खेत पे सिर्फ 2 ही लोगों की जरूरत थी, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जिनका होना और ना होना बराबर है, कि वो होकर भी उनसे कुछ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा और ना होने के बाद भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। इसे कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक बहुत बुरी कंडीशन है। क्यों? 75% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं ना। और फिर आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जहां पर आप फार्मिंग कर रहे हो वो अपने जीवन जीने के लिए कर रहे हो, कुछ भी बेचने के लिए नहीं कर रहे। तो यहां पर अभी भी लोग फार्मिंग क्या कर रहे थे, हमारा रोजगार चल जाए, बस हमारा खाना पीना हो जाए, उतना ही हम बनाएंगे बस। ये चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने से रोक रही थी। ट्रेडिशनल मेथड, अभी भी आप बैलों की मदद से, हंसिए की मदद से खेत को जोत रहे हैं, कोई भी नया तरीका नहीं है, पुराने सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जमीनों की जो ओनरशिप थी बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, मतलब बहुत छोटी सी जमीन थे, उस पर कितना ही उगा लोगे आप, और बहुत छोटी छोटी या तो जमीन बटी हुई है लोगों की। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम देखी गई और लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, कि भाई फार्मिंग आप कर तो लो, एग्रीकल्चर कर तो लो, लेकिन एक डेवलपमेंट नहीं था ऐसे मार्केट में कि आपने सब्जी बना लिया, आपने फ्रूट्स बना लिया, आपने अनाज बना लिया, लेकिन कोई प्रॉपर ऐसा मार्केट नहीं था जहां पर आप जाकर बेच सको, आप अपने इस प्रोडक्ट को पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो इस सिस्टम की कमी थी। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने कुछ मेजर 2 डिसीजन लिए। 2 डिसीजन क्या थे? सबसे पहले एक था हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। सर लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है जमीन से रिलेटेड कुछ नियम कानून लाए गए। और उसके अलावा क्या किया गया? HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। HYV सीड्स क्या है बेटा? HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत आया। दोनों को पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज तो मैं समझाऊंगा आज। देखो, तो लैंड रिफॉर्म्स पे आते हैं। सबसे पहले सर लैंड रिफॉर्म्स क्या है? लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली जमीन से रिलेटेड नियम कानून। हमें पता था कि हमारे पास एक जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। सबसे पहले क्या किया गया? स्टेप बाय स्टेप हर एक सिस्टम को जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर को खराब करता है उसको हटाया गया और ऐसे कुछ नियम कानून लाए गए जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, जमींदारों को हटाया गया। सर कैसे हटाया गया? जो किसान जिसकी खुद की जमीन नहीं है लेकिन किसी और की जमीन पे काम कर रहा है, तो जमींदार जो लोग थे उनके पास बहुत जमीनें हुआ करती थी। तो सरकार ने बोला जो इंसान जमीन पर एक्चुअली काम कर रहा है आज से जमीन उसकी। मतलब बहुत सारे जमींदार लोग ऐसे थे, घर में अपने बैठे रहते थे, रिलैक्स करते रहते थे, और बेचारे गरीब जो फार्म लेबर्स हुआ करते थे उनसे काम कराया करते थे और बैठकर सिर्फ प्रॉफिट खाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो एक्चुअल इंसान काम कर रहा है फार्म पे उसी को बोल दिया कि अगले दिन से तुम ओनर बन जाओगे।
तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जमींदार लोगों ने दिमाग लगाया, जमींदार लोगों ने क्या किया, इन फार्म लेबर्स को हटा दिया और खुद काम करने लग गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट था जमींदारी सिस्टम को हटाने का, जो कि ब्रिटिशर्स की देन थी, हमारी नहीं थी। और वो हमेशा नुकसान ही दे रहा था हमें एग्रीकल्चर में, कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा। इनको डंडा मार के भगा दिया जमींदार लोगों को कि भैया तुम अब जमींदार नहीं हो, जो असली में काम करेगा जमीन पे वही जमींदार होगा, वही जमीन का ओनर होगा असली। The zamindari system was abolished, ownership rights were passed to the actual tillers of land, कि जो जमीन पर असली पर काम करेगा आज से जमीन उसी की। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट क्या बोल रहा है, देखो ये इतना लगान, इतना रेंट वसूल करते थे ये जमींदार लोग, तो ये क्या होता था भाई, मान लो अगर 100 किलो गेहूं उग रहा है ना, 95 केजी खुद रख लेंगे और 5 किलो छोड़ देंगे जिस बेचारे ने पूरे साल भर काम किया उसके लिए। तो ये बहुत नुकसानदायक चीज है ना। तो सरकार ने बोला अगर आपको रेंट भी वसूल करना है किसी जमीन से, तो आप सिर्फ उसका 1/3 ऑफ प्रोड्यूस्ड ही ले सकते हो मैक्सिमम। मतलब अगर आप 300 रुपए कमा रहे हो, तो अगर कोई किसान 300 रुपए कमा रहा है उस जमीन से, तो वो 100 ही रुपए रख सकता है, 200 रुपए जाएंगे इसके पास जो एक्चुअली में काम कर रहा है उसी के पास। तो रेंट की भी एक सीमा रख दी इनने, कि ऐसा नहीं है कि भाई 10 लाख रुपए रेंट रख दिया किसी जमीन का, ऐसा नहीं होगा। जो भी आप कमाओगे उसका 1/3 पॉइंट होना चाहिए वो, ठीक है। फिर आया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सर ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। रमेश के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, एक छोटी सी जमीन है जिसका टुकड़ा इसके यहां से 10 किलोमीटर दूर पड़ती है, एक और थोड़ी सी उससे बड़ी लैंड है जो कि उसके पास पड़ती है बेटा कुछ उससे 7 किलोमीटर दूर, ठीक है, इसके घर से, बेसिकली इसका घर है। एक जमीन है जो इसको पड़ती है इसके 5 किलोमीटर दूर, ये थोड़ी सी और छोटी जमीन है, यहां पे जाता है तो इसको कुछ 9 किलोमीटर दूर के बाद क्या मिलती है, एक और जमीन का टुकड़ा मिलता है, और एक और जगह जाता है तो इसको 3 किलोमीटर पे एक जमीन मिलती है जो कि थोड़ी सी और बड़ी जमीन होती है। अब इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि रोज बस भगता रहता है एक जमीन से दूसरी जमीन पर, क्योंकि इसको हर जमीन को खाली तो रखना नहीं है, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। पहले इस जमीन पे जाता है, फिर वापस इस जमीन पे जाता है, फिर इधर कुछ उगाता है, फिर इसके पास जाता है, फिर इसके पास जाता है। तो इसके लिए बहुत भागा दौड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी में इंपैक्ट आता है। तो सरकार ने क्या बोला कि एक काम करो भाई, तुम्हारी ये जमीन कितनी है उसका नंबर बताओ मुझे, तुम्हारी ये जमीन कितनी है उसका साइज बताओ मुझे, इसका साइज बताओ, इसका साइज बताओ और इसका साइज बताओ। जितना टोटल साइज है ना उतनी जमीन तुम्हें हम तुम्हारे घर के सामने या उसके आसपास दे देंगे एक ही जगह पर। मतलब तुम्हारी किसी एक जगह पर ये सारी जितनी तुम्हारा साइज है ना, अलग से 5 इस जमीनों का, वो तुम्हें टोटल जमीन इकट्ठा एक साथ दे देते हैं, जिससे कि तुम्हें जो भी उगाना है और जितना उगाना है एक ही जगह पर उगाओ, भले ही कहीं भी हो ये, ठीक है। आपके अगर आसपास अगर होगी तो हम आपको आसपास दे देंगे, टोटल जितनी जमीन है उसको इकट्ठा कर कर दे देंगे। इसे कहा गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। मतलब छोटी छोटी होल्डिंग्स अगर आपके पास है, स्टेप्स वर टेकन फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, की सबको इकट्ठा करके एक ही जमीन दे देंगे आपको। और एक और लैंड रिफॉर्म लाया गया लास्ट, दैट इज सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सर ये सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। देखो ये रहे तुम्हारे सानिध्य सर, ये रहे तुम्हारे सानी सर, ठीक है, ये रहे तुम्हारे प्रशांत सर, ये रहे तुम्हारे प्रशांत सर, ठीक है। ये कौन है तुम्हारे, ये तुम्हारे शोभित सर है, शोभित सर। और ये कौन है तुम्हारे, दिगराज सर, ठीक है, शोभित सर, दिगराज सर और प्रशांत सर और सानिध्य सर। ये आपके पास चारों टीचर आ गए। अब हुआ क्या, मेरे पास जमीन थी 10 एकड़ जमीन थी मेरे पास, ठीक है, 10 एकड़ ऑफ लैंड था। इनके पास था 15 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। शोभित सर के पास था 5 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। और दिगराज सर के पास था भैया जी कितना, मान लो 12 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, 12 एकड़ ऑफ लैंड। तो अब हुआ क्या, मेरे पास 10 नहीं, मेरे पास मान लो 8 एकड़ ऑफ लैंड है, 8 एकड़ ऑफ लैंड है। अब हुआ क्या, सरकार ने बोला कि हम एक कंसोलिडेशन ऑफ क्या कर रहे हैं बेटा, कंसोलिडेशन नहीं, सीलिंग ला रहे हैं। सीलिंग का मतलब होता है एक फिक्स आपको लिमिट दे दी कि कोई भी इंडिविजुअल 10 एकड़ से ज्यादा वो क्या नहीं कर सकता बेटा, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन को होल्ड नहीं कर सकता। क्यों, जिससे कि
जमींदारी सिस्टम जो था ना, उसमें क्या था, बहुत जमीनें हुआ करती थी एक आदमी की। तो अब होगा क्या ना कि अगर सारी जमीनें एक ही व्यक्ति के पास है तो देश तो उसी का हो गया ना। जैसे मान लो अगर पैसे की बात करें तो उस टाइम पे अगर पैसा, अगर मान लो रतन टाटा जी के पास बहुत था, रतन टाटा जी या जमशेद जी टाटा के पास बहुत पैसा था, दुनिया की, देश भर की पूरी जमीन तो वही खरीद लेते, हम तो सब उनके गुलाम बन जाते। रतन टाटा जी या सॉरी जमशेद जी टाटा की गुलाम बन जाते हम तो, दुनिया भर की सारी जमीन उन्होंने खरीद ली। तो इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया कि भाई एक इंसान 10 एकड़ से ज्यादा जमीन ओन नहीं कर सकता। मान लो 10 एकड़ इज अ इमेजिनरी नंबर, एग्जांपल के लिए मान लो कि ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। उसका रीजन ये, हर एक इंसान के पास अपने नाम की खुद की एक जमीन होगी, इस कारण के से। ठीक है, तो हुआ क्या, अब मान लो 10 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता, मेरे पास 2 एकड़ कम है, 2 एकड़ कम है, तो दिगराज सर के पास 2 एकड़ ज्यादा है। तो ये क्या काम करेगी सरकार कि इनसे 2 एकड़ लेकर उस व्यक्ति को दे देगी जिसके पास जमीन 10 एकड़ से कम होगी, या ऐसे व्यक्ति को दे देगी जिसके पास जमीन ही नहीं होगी। अब सेम शोभित सर के साथ क्या होगा, 5 एकड़ जमीन किसकी बेटा, प्रशांत सर की दे दी जाएगी। लिमिट के ऊपर कोई भी सरप्लस आपकी जमीन हो वो ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी, या तो जिसके पास कम हो या फिर जमीन ही ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। द सीलिंग और मैक्सिमम लिमिट वॉज इम्पोज्ड ऑन दी लैंड होल्डिंग्स, की लैंड होल्डिंग पे एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली टू प्रमोट दी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कि देश के अंदर जमीन का बंटवारा हो या जमीन की होल्डिंग हो तो हर परिवार के पास कुछ ना कुछ जमीन तो आए। क्लियर है बेटा, इसे कहा गया लैंड रिफॉर्म्स। अब जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरा तरीका क्या था बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन ना थोड़ा एक चार्ट से समझाता हूं, एक कहानी के रूप में समझाता हूं। देखो क्या हुआ, आपको एक पता था कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी की बड़ी दिक्कत थी, कुछ भी उगाओगे फुल प्रोडक्टिविटी पे नहीं उगता था। तो क्या हुआ, 1960s में एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की चीज लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या था, इसका मकसद था कि ये HYV सीड्स का इस्तेमाल करके, HYV सीड्स का इस्तेमाल करके, HYV सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाए, प्रोडक्शन को क्या करे बेटा, बढ़ा दे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। सर क्यों बढ़ाना है, 75% लोग तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, फिर बढ़ाने की दिक्कत क्या है। देखो बेटा, भले ही 75% लोग आपके एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अनाज बनाते हैं, चलो आपने बताया सर कि प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, 75% लोग अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी हम देश की टोटल जो फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे। मतलब सर 75% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी देश में जितने लोग अगर खाने के लिए ग्रेन्स मांग रहे हैं तो आप बना नहीं पा रहे थे, नहीं बना पा रहे थे। यही प्रॉब्लम थी, हमें यूएसए से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। आप देखो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि देश के 75% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, लेकिन यूएस से आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं अनाज। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कोई इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी या कुछ ना कुछ बेटर डिसीजन लेने की जरूरत थी, और तब लाए गए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये एक ऐसे सीड्स थे जो कि ज्यादा पानी मांगते थे, ज्यादा पेस्टिसाइड्स मांगते थे और ज्यादा फर्टिलाइजर मांगते थे, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर मांगते थे, बहुत ज्यादा पानी मांगते थे और बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स मांगते थे। ये थोड़े कॉस्टली भी थे भाई, इनको उगाना ना आसान नहीं था, थोड़ा पैसा लगता था। ज्यादा पानी पिएंगे मतलब ज्यादा बिजली लगेगी भाई, पंप से आप निकालोगे ना, बहुत सारे लोग ट्यूबवेल से पंप निकलवाते हैं या बोरिंग करवाएंगे, कुछ ना कुछ करवाएंगे। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर केमिकल वाले होते हैं बेटा, या आपको केमिकल इंडस्ट्री से खरीदना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको बेनिफिट करने के लिए सब्सिडीज भी दी, कुछ छूट भी दे दी। ठीक है कि भैया आपको अगर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खरीदने तो आपको हम कुछ छूट भी दे देंगे। सरकार ने सब्सिडी भी दी। इस पे भी एक बड़ा विवाद हुआ कि सब्सिडी देनी चाहिए या सब्सिडी देनी नहीं चाहिए, उसके डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का इस्तेमाल करके हमने मेजॉरिटी क्या, वीट एंड राइस का खूब प्रोडक्शन किया, बहुत प्रोडक्शन किया कि हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गए।
हम खुद से जो ये इंपोर्ट करवाते थे सामान खाना खाने के लिए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हम खुद से अपना खाना खुद बनाने लग गए। इनफैक्ट इतना बनाने लग गए, इतना सरप्लस करने लग गए कि हम बेटा बफर स्टॉक मेंटेन करने लगे। सर व्हाट इज अ बफर स्टॉक? शायद आपने 10th में पढ़ा होगा कि बफर स्टॉक क्या होता है। सरकार क्या करती है बेटा, कुछ अनाज किसानों से खरीद लेती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमरजेंसी, कि अगले साल मान लो अगर अनाज नहीं उग पाया अर्थक्वेक के वजह से, फ्लड की वजह से, या किसी और रीजन की वजह से, या मान लो किसी ऐसे एरिया में बाढ़ आ गई या ऐसी जगह कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई जहां पर प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया और खाने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करोगे? ऐसे स्टॉक को मेंटेन किया जाता है जो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, कि अगर मान लो सप्लाई खत्म हो गई फूड ग्रेन्स की, तो इस बफर स्टॉक को वहां पर यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो बेटा ये इसने प्रॉमिस किया था कि ये प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और बढ़ाया, पर इससे नुकसान पता है क्या हुआ? स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत आती थी, स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत आती थी इस कॉस्टली खर्चे को मेंटेन करने के लिए, कि भाई मैं HYV सीड्स खरीदने गया लेकिन मुझे बहुत सारे केमिकल्स खरीदने पड़ रहे हैं और सब में बहुत पैसा लग रहा है और किसान के पास तो पैसा नहीं है। तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आई स्मॉल फार्मर्स को, और बड़े फार्मर्स जो थे उनको पैसे की दिक्कत नहीं थी तो वो खरीद लेते थे और प्रोडक्शन करते थे। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में कई सारी और चीजें गई कि भाई लोन आपको मिलेगा तो काफी सस्ते रेट पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक बेटर मार्केटिंग सिस्टम दिया जिसमें आप अपना सामान को अच्छे से बेच पाओ, अच्छे रेट पे बेच पाओ। तो ये पूरा अगर ऑल इन ऑल में बात करूं, दिस वाज ग्रीन रेवोल्यूशन टू यू। और इसका मैं एक और इंपॉर्टेंट पहलू बता देता हूं, या आपको सब ना एक ही बारी में समझ आ जाएगा और बाकी आप आगे रीड करोगे तो आपको चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। देखो फर्स्ट फेज जो था इसका, फर्स्ट फेज में पहले 10 साल, फर्स्ट फेज मतलब पहले 10 साल, पहले 10 ईयर्स, इसको कुछ स्टेटों में ही अप्लाई किया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा और आसपास के एक और कुछ स्टेट थे, सिर्फ इन राज्यों में ही HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए दिया। जैसे ही पता चला कि हमारे पास काफी अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है, तो आपने नेक्स्ट मतलब सेकंड फेज में आपने पूरे कंट्री, पूरे कंट्री में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया HYV सीड्स को। ये इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। ये पूरा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा। अब ध्यान से देखना, इसको जरा पढ़ लो। ड्यूरिंग 1960s इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन टू अचीव थ्रू डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। कि भाई आप क्या करोगे? ग्रीन रेवोल्यूशन को थर्ड 5-year प्लान के अंदर लाया गया 1960s के बीच में। इसका मोटिव क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन को भैया ये लाया गया था कि सडन इंक्रीज चाहिए, कहां पर? प्रोडक्शन के अंदर। डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट की सोचा समझी साजिश है भैया, हमें क्या करना है? सोची समझी साजिश है, देखो शब्द नहीं निकल रहा, साजिश है ये सोची समझी, कि हमें कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। और HYV सीड्स का इस्तेमाल करके इसको हम पूरा कर सकते हैं। इससे क्या मेजर इंपैक्ट देखने को मिला? A substantial rise in the food grains in production, जो मैंने आपको बोला कि हम लोग जरूरत से ज्यादा बनाने लग गए। अब सिर्फ जीवन जीने के लिए जो बनाना था उससे ज्यादा और बनाने लग गए हम लोग। दूसरी चीज राइज इन प्रोडक्टिविटी, मान लो किसी जमीन पर अगर 1000 किलो उग रहा है, उसी जमीन पे इसकी मदद से 3000 किलो उगने लगेगा, ठीक है। उसके साथ देखो क्या बोल रहा है, बफर स्टॉक इन फूड ग्रेन्स, जो मैंने आपको बताया ज्यादा बनाने लग गए तो बफर स्टॉक मेंटेन होने लगा। और चौथी चीज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप पीपल। क्या होता था बेटा, अब इतना ज्यादा आप सामान बना लोगे, जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास सप्लाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जब मेरे पास कोई अनाज बहुत सप्लाई है उसकी, तो उसकी रेट बहुत कम हो जाएगी। मतलब आप सोचो, गेहूं अगर जमीन पे पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, देश विदेशों में बेचा जा रहा है, क्यों? आपके पास बहुत है तो आपको सस्ता पड़ेगा। जिससे फायदा किसको हुआ? जो लोग बहुत कम कमाते थे, जिनके इनकम या आयु बहुत कम थी, उन लोगों को बड़ा फायदा मिलता था। ठीक है, समझ आया बेटा? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो टैक्टिक्स थी, जो ये HYV सीड्स का इस्तेमाल करना होता था, इसके ऊपर ना काफी डर होता था पेस्ट अटैक का। ये जो कीड़े लग जाते हैं ना बेटा फसल पे, इनका बड़ा दुख होता था, बड़ा डेंजर होता था कि कीड़े लग गए तो सारा फसल खराब हो जाएगी। अब ये बड़ा रिस्की बिजनेस माना गया है ना, कि आप फसल में बच्चे की तरह पालते हो, 3 महीने तक उसका पालन पोषण सब करते हो, और कीड़े लग जाए तो पूरी फसल खराब हो गई, पूरा पैसा लगाया हुआ सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो कब मिलता है? फसल कटने के बाद।
तो ये एक रिस्क हुआ करता था। दूसरी चीज, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। एक और डर ये देखा गया कि बेसिकली, अच्छा अब आप इस रिस्क को कम करने के लिए क्या करोगे, ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करोगे कि भैया कीड़े मकोड़े ना लगे। और दूसरा रिस्क ये देखा गया कि बेसिकली गरीब फार्मर और गरीब ना होता जाए, अमीर आदमी और अमीर ना होता जाए, अमीर फार्मर और अमीर ना होता जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा केमिकल खरीदेगा कौन, अब केमिकल छोटा गरीब फार्मर तो खरीद नहीं सकता, वो बड़ा फार्मर जिसके पास पैसा होगा वही खरीद पाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और जो गरीब आदमी जो पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कम बनाएगा, प्रोडक्शन उसका कम होगा, तो वो और गरीब होता जाएगा, तो इनके बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा। तो इसके लिए सब्सिडीज लाने का बात करी गई कि सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन इसमें विवाद क्या हुआ, समटाइम्स इट मे बी गुड, समटाइम्स इट मे बी शिट। ये क्या बोल रहा है बेसिकली, भाई इसके एडवांटेज भी थे और कुछ डिसएडवांटेज भी थे। तो इकोनॉमिस्ट में ना दो टीम बट गई। एक टीम थी जो सब्सिडी के फेवर में थी कि भाई सब्सिडी अच्छी चीज होती है। क्यों थी फेवर में, देखो उसके कुछ रीजन थे। फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस, कि भाई इकोनॉमिस्ट ने बोला कि कितना रिस्की है बिजनेस, बच्चे की तरह पालो और 3 महीने बाद जब या 4 महीने बाद या साल भर बाद जब आपको फसल का पैसा मिलेगा तब कीड़े लग जाए, तो कितना रिस्की बिजनेस है, सब्सिडी तो देनी चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में थे। उनके कुछ और पॉइंट भी थे। ये था कि भाई बहुत गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारे इनपुट्स जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उनको अगर आप छूट नहीं दोगे, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, सरकार कुछ छूट दे देती है। 500 की चीज 400 में पड़ेगी, 100 रुपए की छूट होगी, जैसे गैस सिलेंडर आते हैं आपके पास, है ना। तो ये सब्सिडीज क्या है बेटा, अगर आप इनको सस्ते दाम पर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दोगे तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे और इनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या क्या मतलब चलेगा, तो भैया फेवर में थे कि सब्सिडी से सस्ता पड़ेगा तो गरीब आदमी भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा और प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, उसको उससे बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी चीज क्या बोला इन लोगों ने, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी, कि भैया अगर आपने सब्सिडी हटा दी तो अमीर फार्मर और अमीर हो जाएगा और गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा। ये इनके कुछ फेवर में थे कि जो सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिस्ट बोले। कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई साहब हर चीज से सुंदर ही नहीं होती है, उसके कुछ बुरे साइड्स भी होते हैं। कैसे? दूसरा बोला गया कि भाई सब्सिडी देने से फार्मर्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन केमिकल इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज को जो फर्टिलाइजर बना रही है, जो पेस्टिसाइड बना रही है, आप तो उनका भी फायदा कर रहे हो ना। आप सब्सिडी देकर, अब बेटा सब्सिडी में होता क्या है, रेट कम तो हो जाती है, 500 का सामान 400 रुपए का हो जाएगा। सरकार बोलेगी केमिस्ट जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं इनको बोलेगी भाई ये सस्ते दाम पे इनको बेचो, तो केमिकल इंडस्ट्री क्यों सुनेगी सरकार की कि भाई हम क्यों बेचे तुम्हारे कहने पे। तो सरकार ये बोलती है कि आप एक काम करिए, हम जितने की छूट आपको देने को बोल रहे हैं ना उसकी भरपाई हम कर देंगे, उसकी भरपाई हम कर देंगे कि आप 100 रुपए की छूट दो, हमसे 100 रुपए ले लो। मतलब सरकार के ऊपर दूसरी चीज बर्डन बढ़ जाएगा फाइनेंशियल। वैसे ही सरकार पे लोन है, वैसे ही सरकार अपने लोन चुकाने में बड़ी प्रॉब्लम करती है, देश में इतनी गरीबी है, उसको संभालने के लिए भी पैसा लगता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा है कि भाई 140 करोड़ लोगों को संभालना, उसमें बहुत खर्चा लगता है। डेवलपिंग देश है, बहुत खर्च हो रहे। अब आप उनको सब्सिडी भी दोगे तो एक और बर्डन हो गया ना पैसों से रिलेटेड, तो फाइनेंशियल बर्डन बन गया। तो सब्सिडी के फेवर में कुछ इकोनॉमिस्ट नहीं थे कि यार सरकार पे कितना बोझ है, ऑलरेडी इन पे लोन का बोझ है, अब तुम और बंटवारा कर दो पैसों का और बांट दो पैसा, उससे नुकसान ही होगा। तो इस कुछ रिलेशन में क्या कंक्लूजन आया कि सब्सिडीज कुछ समय तक दी जाएंगी, उसके बाद जब गरीब फार्मर थोड़ी सी ऐसी स्थिति में आ जाएगा जब उसके पास थोड़ा पैसा हो गया, सब्सिडीज उससे हटा दी जाएंगी। ये कंक्लूजन देखने को मिला। ठीक है बेटा, समझ आया। तो एक ऑन एंड ऑल आपका एक अंदाजा अगर लगाएं कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन ने नोटिस किया, तो पहली चीज थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी हेल्प किया एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, हम काफी सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड प्रोडक्शन में। अब यूएस से सामान नहीं मंगाना पड़ता, अब आप बफर स्टॉक भी बनाते हो और बाहर भी बेच सकते हो। जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक बड़ा स्टारी पॉइंट है, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि सर प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। इसने बोला कि भाई एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग जो है धीरे धीरे कम हो गए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो था ना एग्रीकल्चर का वो कम हो गया, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो कम नहीं हुए।
ये एक चीज बड़ी डिफरेंट नोटिस करी गई। तो ऑल इन ऑल ये हमारे पास एक क्रिटिकल अप्रेजल था एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो हमें पता चला कि थोड़े से हमने कुछ ऐसे डिसीजन लिए इंडिपेंडेंस से पहले के कंपैरिजन में देखा जाए कि एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए पहली बार कोई ढंग से इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये इकोनॉमी के हाल अपन ने एक सेक्टर से देखे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चलते हैं दूसरे सेक्टर पे। अब जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी को समझने के लिए हमें सारे सेक्टर समझना पड़ेगा। और पिछले वाले चैप्टर से हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बहुत ही ज्यादा गया बीता था, वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ था नहीं, और जो भी था वो भी ना के बराबर ही था। ठीक है बेटा, तो जरा देखते हैं हमने क्या इंप्रूवमेंट्स किए, क्या चीजें बेहतर करी और क्या चेंजेस देखने को मिले। इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर इंडस्ट्रियल बेस वॉज एक्सट्रीमली वीक। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी हालत बहुत ही खराब थी और हमारा काम जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एंड टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टुवर्ड्स जीडीपी वाज आल्सो वेरी लो। ये क्या बोल रहा है कि भाई जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल और दो हमारी आयरन और स्टील कंपनी हुआ करती थी और कुछ थोड़े मोड़े काम थे ऐसे हमारे पास, कुछ पब्लिक सेक्टर रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं हुआ करती थी। और एक और मैं आपको वन मार्क पॉइंटर में बता देता हूं, टिस्को नाम की एक आयरन और स्टील कंपनी थी जो कि टाटा की पहली कंपनी थी, और ये आई कब बेटा, 1907 में आई। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, वन मार्कर पॉइंट से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका काम जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काफी कम था। द सेक्टर वॉज मार्क्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर द्वारा ही ये चलाया जाता था, मतलब सिर्फ सरकार ही चला रही थी, क्योंकि इसके कुछ सारे प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा एनकरेज किया जाता है कि भैया तुम भी काम करो। अब सर प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर भी काम करना चाहिए और सरकारी सेक्टर भी काम करना चाहिए, लेकिन मेजरली सिर्फ सरकारी सेक्टर ही काम कर रहा था। उसके कुछ रीजन समझना। देखो, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। भाई देश को जब 200 साल तक लूटा जाएगा तो उसका प्राइवेट सेक्टर के पास कितना पैसा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उतना तो नहीं होगा। इसीलिए सरकार के पास पैसा होता है तो सरकार ने काम किया, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर ज्यादा था इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था। दूसरा पॉइंट समझना, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर मान लो किसी के पास पैसा हो, वो अगर इंडस्ट्री खोलना भी चाहे, लेकिन उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता था सरकार की तरफ से, या कोई उसको इतना ज्यादा मोटिव नहीं मिलता था, कोई मोटिवेशन नहीं था कि मैं अगर ये इंडस्ट्री खोलूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा, या मैं बहुत एक्सपैंड कर पाऊंगा, कोई ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता था। तो इसलिए भी पैसा होने के बाद भी, इंटेंशन होने के बाद भी लोग नहीं खोलते थे, प्राइवेट सेक्टर नहीं इतना एनकरेज होता था कि वो इंडस्ट्रीज को बनाए। तीसरी चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सरकार ही इसलिए काम ज्यादा करती थी पब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज अपनी बना सके और अपने देश के लोगों का भला कर सके, वेलफेयर कर सके, उनके लिए काम कर सके। अगर प्राइवेट सेक्टर काम करता तो प्राइवेट सेक्टर अपने लिए काम करता, लोगों के लिए काम नहीं करता। इसीलिए पब्लिक सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा देखा गया इंडस्ट्री के अंदर। अब हुआ क्या, एक बहुत बड़ी पॉलिसी आई जिसको कहा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है। ये पॉलिसी क्या थी सर? इस पॉलिसी ने हमारी इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। एक था शेड्यूल ए, एक था शेड्यूल बी और एक था शेड्यूल सी। आप सिर्फ सुनते जाओ, मैं देसी भाषा में आपको समझाते जाऊंगा। शेड्यूल ए के अंदर हमारे पास 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि ऑयल, रेलवे, एयरक्राफ्ट, जैसे रेलवेज है, रेलवेज जैसी ऐसी कई सारी 17 इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें सिर्फ काम कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। मतलब इन इंडस्ट्रीज में कोई भी प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। जैसे कि आज भी आपका जो रेलवेज है, रेलवेज में कौन काम करता है बेटा? आज भी रेलवेज में सिर्फ और सिर्फ सरकार ही डील करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आया? दूसरी चीज, शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में कुछ ऐसी 12 इंडस्ट्रीज बताई गई जिसमें सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, लेकिन इसमें मेजर रोल किसका होगा? मेजर रोल होगा गवर्नमेंट का। इन द शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड
वेयर विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, मतलब इसमें किसका ज्यादा ओनरशिप और कंट्रोल होगा, वो गवर्नमेंट का ही होगा। भले ही प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है लेकिन ज्यादा रोल या कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्रीज, कोयले की खदान वदान होती है ना, वो हो गई, मशीन और टूल्स बनाने वाली, फर्टिलाइजर बनाने वाली, ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो किसके लिए, सरकार के द्वारा ओन करी जाती थी और कंट्रोल करी जाती थी। और अब ये 12 और 17 इंडस्ट्रीज के बाद जो भी बच गया वो आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो। मतलब दिस शेड्यूल्स कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन दी प्राइवेट सेक्टर, कि आप जो भी बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अब माइनिंग, रेलवे, एयरक्राफ्ट, ऑयल, ऐसी कुछ 12 + 17 इंडस्ट्री को छोड़कर जो भी बच गई अब आप प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल कर सकता है, उसमें काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी इनको इतनी छूट नहीं मिली, प्राइवेट सेक्टर को इधर भी बांध दिया गया। कैसे बांध दिया गया बेटा, कुछ आपके लॉज, एक्ट्स के द्वारा दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। एक कानून बनाया गया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये 1951 के अंदर आपको कुछ एक्ट से रोक दिया गया, बांध दिया गया। सर कैसे बांध दिया गया, किसी भी इंडस्ट्री को नई इंडस्ट्री खोलनी है या किसी भी इंसान को कोई इंडस्ट्री नई खोलनी है तो उसको पहले क्या लगेगा बेटा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो ये जो 1951 के अंदर जो ये एक्ट आया, इसने इंडस्ट्रीज को बांध दिया, प्राइवेट सेक्टर को बांध दिया कि अगर किसी को भी नई इंडस्ट्रीज खोलनी है, किसी को भी अगर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, या अपनी इंडस्ट्री का कोई एक और सब इंडस्ट्री खोलना है, जैसे होता है ना कि भाई रिलायंस जो है वो अभी पेट्रोलियम के अंदर काम कर रहा था, अब उसको अपना जियो भी बनाना है, तो नई एक और अगर आपको प्रोडक्ट लाइन निकालनी है तो भी आपको लाइसेंस मांगना पड़ेगा। मतलब 3 हिस्से क्या थे, अगर आप नई इंडस्ट्री खोलो तो लाइसेंस चाहिए, अगर आपको एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है अपना काम, इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, और अगर आपको क्या करना है बेटा, एक और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक और नई इंडस्ट्री खोलनी है एक और कंपनी की, तो भी आपको लाइसेंस मांगना पड़ेगा। सर ये लाइसेंस क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगना पड़ेगा क्या, कि भैया तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ बे, ये बोलता है लो भैया बात करो। तो प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसे बात नहीं करा सकती फोन में कि भैया बिना लाइसेंस के काम हो जाएगा, ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस में चलता होगा, ये इंडस्ट्री लाइसेंसिंग में नहीं चलता। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अगर आपके पास नहीं है, आप इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते। सर व्हाट इज अ लाइसेंस, लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन। क्या होता है बेटा, ये एक तरह का रिटन परमिशन है जो कि आपको सरकार के द्वारा मिल जाएगा, उनके कुछ एक्ट के द्वारा मिलेगा, और उसके अप्रूवल के बाद ही आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ नया बना सकते हो। दिस वॉज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो आप एक बात क्या समझे भाई, ये तो सरकार खुद चला रही है शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर ओनरशिप कंट्रोल किसका है, सरकार का है। और अब जो बचा था इनके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है लाइसेंस के थ्रू। तो ये कई सारी तरीकों से प्राइवेट सेक्टर को दबाते थे। अब क्या इसमें कोई फायदा दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर का, नहीं ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था यहां पे लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, फायदा ही नहीं दिख रहा इतना। तो इतना प्राइवेट सेक्टर ना होने की वजह से हमारे डोमिनेंसी किसकी थी, पब्लिक सेक्टर की थी। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आया, क्लियर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बेटा जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि हम बड़ी बड़ी मशीनें बन रही होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही होंगी, बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही होंगी, पर बड़ी इंडस्ट्रीज नंबर में बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इनका इंपॉर्टेंस क्या है सर, मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, एक जो ठेला होता है सब्जी का, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होगा मुझे बताओ। सर ना के बराबर होगा। एक ठेला कितना ही सब्जी बेचता होगा यार, कितना ही प्रोडक्शन करता होगा, है ना, जो भाई एक किसान कितना ही करता होगा। लेकिन अगर मैं देश के हर एक इंसान जो ठेले पे सब्जी बेच रहा होगा, उसको मैं इकट्ठा कर लूं और तब मैं ये निकालूं कि कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो आपको समझ आएगा हाँ सर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा उसी चीज से समझो, नंबर ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज आर वेरी लेस बट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर अ लॉट। तो इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इनको इंप्रूव करना,
इनको एनकरेज करना और इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा भैया, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने की वैसे जरूरत भी है भी नहीं। प्रोटेक्ट करने की जरूरत अगर है तो वो है एक्चुअली में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। बड़ी कंपनी तो ऑलरेडी स्टेबल्ड है। आपको एक्चुअली में अगर किसी को मदद करनी है या जो पॉलिसी बनानी है, जिसको इंप्रूवमेंट करना है, तो वो तो छोटी इंडस्ट्रीज का करना है। बड़ी इंडस्ट्रीज को आपकी जरूरत है भी नहीं इतनी ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान से देखना रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर बेसिकली एक वो इंडस्ट्री जिसको हम एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट से बताते हैं कि सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होगी। तो पहले के टाइम में क्या होता था, अगर आपने क्या बोला, अगर आपने 5 लाख रुपए तक का एसेट का इन्वेस्टमेंट किया है पहले के टाइम में, 1951 की अगर मैं बात करूं कि अगर आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। क्या हो बेटा, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। लेकिन आज बेटा ये लिमिट ना बहुत ही छोटी है। क्यों? किराने की दुकान पे इससे ज्यादा पैसा लग जाता है यार। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि बहुत सारी पंचर की दुकान होती है जिसमें टायर वायर बिकते भी हैं, उनके यहां पे इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तो बहुत ही लो अमाउंट हो गया ना इन्वेस्टमेंट के लिए। 5 लाख रुपए कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। लाख लाख रुपए के तो फोन आ जाते हैं भैया आज की डेट में। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज की डेट में। तो इसलिए क्या किया गया, इसकी लिमिट को चेंज किया गया। कितनी लिमिट चेंज कर दी, अब 10 करोड़ से अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। तो इस लिमिट को 5 लाख से चेंज करके अब 10 करोड़ कर दिया, अप टू 10 करोड़, कि 10 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने जाओगे। ठीक है बेटा। अब क्या किया गया, गांव में रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हमें एक कमेटी की जरूरत थी। हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूट की जरूरत थी जो कि इसको काम करे प्रमोट करने के लिए, काम करे इनको एनकरेज करने के लिए। तो हमने क्या बनाया बेटा, एक कर्व कमेटी बनाया 1955 में। बहुत स्टार पॉइंट है, इसको याद रखना। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले बताता चल रहा हूं। ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही है बेटा। ये पॉट्स बनाना, ये कुछ कपड़े बनाना, कुछ स्टील की कुछ चीज बनाना, ये कुछ भी प्रोडक्शन करना, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। कर्व कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई गई जो कि रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करे और प्रमोट करे, प्रोटेक्ट भी करे इनफैक्ट। ठीक है बेटा। ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेटा बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है आसपास के लोगों को, बहुत ऐसे फायदे भी देती है। तो इनका होना भी बहुत जरूरी है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ी कब बन पाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कब मिलेगी, जब आपको ऐसा सपोर्ट मिले। और वो सपोर्ट सरकार देना चाहती है यहां पे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, It was recommended that SSIS मतलब small scale industries should be promoted as to help the achieve growth with the equity and are labor intensive। क्या बोल रहा है ये, इक्विटी मैंने आपको वर्ड सिखाया था कि जो बहुत ही वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो वीकर सेक्शन है, इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत थी और इनको आगे एनकरेज करने की जरूरत थी। ऑल्सो द प्रोडक्शन, अब इनको एनकरेज करने के लिए क्या किया आपने, number of products was reserved for the small scale industries to avoid competition from large business। अब सिंपल सी बात है, मैं अगर एक नया होटल बुकिंग की एक साइट बन जाऊं तो बाकी जो ब्रांड्स है जैसे ओयो, बुक माई शो या आपके मेक माई ट्रिप, ऐसे कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं, वो मुझे क्यों आगे बढ़ने देंगे। वो तो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, उनको अगर मैं थ्रेट लगा, उनके पास पैसा, पावर, कनेक्शन इतने कि वो मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो सरकार ने एक बड़ी शानदार चीज सोची कि अगर आप इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, ये जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं कोई स्टेट करी होंगी, जैसे मान लो कि अगर आपको मटके बनाने हैं तो मटका लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना ही नहीं सकता, वो कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए कि इनके अंदर कोई बिजनेस करेगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बिजनेस कर सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट के अंदर घुस ही नहीं सकती। मतलब इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते आप, जिससे कि बड़े बिजनेसेस, बड़ी इंडस्ट्रीज छोटी इंडस्ट्रीज को दबाव ना डाले, कुछ उनके साथ कंपटीशन, डर्टी पॉलिटिक्स ना खेले। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोडक्ट बनेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा ही बनेंगे और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं बना सकता। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इनको और एनकरेज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इनको कई सारे कंसेशंस दिए गए, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटीज है, तो उनको कम करा गया। और बैंक लोन्स इनको दिए गए बहुत ही सस्ते रेट पर।
ये कुछ फायदा मिला इंडस्ट्रीज के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके। ये सब बेटा एक तरीके का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं, सॉरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बहुत अहम हिस्सा था जिनको अपन ने पढ़ा। अब बेटा जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, जब आप सर्विसेज दे देते हो, तो अपन ने पिछले एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हो, तो अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड कैसे इंपैक्ट करता है हमारे देश को, क्योंकि हमारा देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हम बाहर के देशों पे डिपेंडेंट हैं, और बाहर के देश के पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं है जिसके लिए वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ट्रेड भी हमारी इकोनॉमी को शो करता है कि हमारे कैसे हालात हैं इकोनॉमी के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है बेटा? सिंपल सी चीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के बाउंड्री के बाहर अगर आप कुछ बाइंग या सेलिंग करते हो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स, इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज कैटेगराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। क्या बोला था? देखो ये बोल रहा है कि हमारे पहले 7 5-year प्लान्स में, पहले के 7 5-year प्लान्स में हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हर कोई हमारे देश में से क्या कर रहा है भैया? इंपोर्ट्स कर रहा है। तो अब हुआ क्या ना, सरकार थक गई। क्या होता है, आप कभी भी कोई इंसान देश का बाहर से सामान बुलाता है तो उनको वो डॉलर्स में, यूरोज में, पाउंड्स में पेमेंट करता है और बाहर से सामान बुलवा लेता है। तो देश का पैसा बाहर चला जाता है, जिससे देश को बड़ा नुकसान होता है। हम इंपोर्ट्स अगर बहुत ज्यादा करते रहेंगे ना, तो हमें बेटा क्या होगा, हमारे देश की जो इनकम होगी, हमारे देश की जो वेल्थ होगी वो खाली होती जाएगी। मतलब ब्रिटिशर्स हमारे से लूट कर जाए या हम ब्रिटिश की कंपनी से सामान मंगाएं, पैसा तो ब्रिटिश के पास ही जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ, पहले हम जानबूझकर जो थे, हम पहले जो है बिना सोचे समझे हमें लूटा जाता था, अब हमें जानबूझकर लूटा जा रहा है। तो इस चीज को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज लाई, कुछ चीजों को बदलाव किया। पहला, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब मंगाओ मत बाहर से, अब बाहर बेचो। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर के देशों में नहीं बिकती होगी या नहीं मिलती होगी या उगती नहीं होगी, उनको बेचो। It is a strategy to promote exports by making domestic industries competitive in the international market. It helps the country to earn foreign exchange. कितनी शानदार बात बोली है कि भाई देश की अगर कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो वो बाहर की कंपनीज के साथ भी कंपीट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो आपके देश की इंडस्ट्रीज की अगर कंपटीशन को बढ़ाना है, या बेसिकली बोलूंगा उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना है कि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, तो वो क्या करेंगे, अपने देश की इंडस्ट्री को बोलेंगे कि तुम इतना बनाओ कि हम बाहर भी बेच सकें चीजों को। तो वो क्या करेंगे बेटा, अच्छे से इंप्रूवमेंट्स करेंगे। बाहर के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज उनके कंपटीशन में होंगी, उनके लेवल की क्वालिटी, उनके लेवल की प्राइसिंग में, उनके लेवल का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे देश को फायदा कैसे होगा। बाहर से अगर कोई सामान हमारे देश से बुलवाता है, बाहर के देश में अगर हमारे देश से कोई सामान बुलवाता है तो हमें बाहर का पैसा मिलता है। तो हम जो इंपोर्ट्स के थ्रू हमारी वेल्थ को गवा रहे थे, अब एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम वेल्थ को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का बोला गया, ठीक है। दूसरी बात बोली गई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जैसे कि क्रेटा, हुंडई की गाड़ी है, आप इसका इस्तेमाल मत करो, आप देश की बनी जो गाड़ी है टाटा, इसको चूज करो। दिस इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दैट इज इंपोर्ट्स को खत्म कर दो, इंपोर्ट्स को बंद कर दो। आप कुछ नहीं मंगाएंगे बाहर से। अगर आपको कोई चीज चाहिए, आप देश के अंदर बनाइए, देश के अंदर ही खरीदिए, देश के अंदर ही बेचिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दिस इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, इंपोर्ट को खत्म कर दो या कम कर दो। It is a strategy to promote domestic production of those goods which country has been importing to save foreign exchange. कि भाई जो सामान आप बाहर से मंगा रहे थे, अगर आप जूते बाहर से मंगा रहे थे, देश के अंदर बनाओ, आपका वेल्थ नहीं जाएगा बाहर को। और इसके लिए ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? It enables them to compete against the good produced by the more developed economies to prevent drain of foreign exchange reserves on the import of luxury good. क्या हो रहा है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं बाहर से सामान नहीं मंगवाऊंगा, जैसे मैं लॉरियल का शैम्पू अगर बाहर से मंगा रहा था, तो हमारे देश के अंदर पतंजलि का भी बनता ही नहीं अगर मैं इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करता। तो
पतंजलि आज बहुत सारे घर में प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उसके टूथब्रश, उसके फेस वॉश, उसके बिस्किट्स, आटा, नमकीन, न जाने क्या क्या। ये कब हुआ? जब हम देशवासियों ने सोचा कि आत्मनिर्भर भारत है, हम देश का बना सामान खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे, तो इससे देश का फायदा मिलता है, देश के अंदर की चीजों को ही बेनिफिट दिया जाता है और प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी चीज, हमें लग्जरी गुड की अगर आदत हो गई कि ज़ारा, H&M और भी लुई विटॉन, गुची, इन प्रोडक्ट्स को अगर बाहर से बुलवाएंगे तो सारा पैसा उनके पास चला जाएगा, हमारी ड्रेन हो जाएगी पूरी वेल्थ। तो ये भी हमारे लिए नुकसान था, जिससे हमने इंपोर्ट को खत्म करने की बात करी। अब इसके ना दो तरीके थे, कैसे खत्म किया गया है, कैसे कम किया गया। तो पहला तरीका था टैरिफ्स। सर टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेस को इतना बढ़ा देना कि प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाए कि सामने वाले को खरीदने में बड़ी प्रॉब्लम आए। जैसे कि मैंने 1000 रुपए की एक शर्ट मंगवाई यूएस से मैंने 1000 रुपए की शर्ट मंगवाई, लेकिन उस पे मान लो 200% टैक्स लग गया। कितना लग गया? 200% टैक्स लग गया। 200% टैक्स मान लो, अब वो 3000 रुपए की शर्ट हो गई। भाई 1000 रुपए की चीज के लिए आप 3000 रुपए पे करोगे? कोई भी नहीं पे करेगा। तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग अब कम मंगाने लग गए सामान बाहर से, तो इंपोर्ट्स कम हो गए। ये एक तरीका था पहला, कि टैक्सेस को बढ़ा दो। क्या कर दो बेटा? टैक्सेस को बढ़ा दो, जिससे कि प्रोडक्ट महंगा हो जाए तो सामने वाला बाहर से मंगाएगा ही नहीं सामान, सिर्फ देश का सामान इस्तेमाल करेगा। रेफर्स टू टैक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, द एम वाज टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। कि भाई महंगा उनको दिखा दो, टैक्सेस इतने लगा दो कि महंगा पड़ जाए, जिससे कि सामने वाला खरीदे ही ना उसको, है ना। जिस देश में बेटा 1-2 रुपए के चेंज पे प्रोडक्ट के 1 रुपए प्राइस कम होने पर उसकी सेल बहुत बढ़ जाती है, उस पर 200% टैक्स लगा देना या 120-125% टैक्स लगा देना बहुत बड़ी बात होती है ना। डबल प्राइस के ऊपर आप कोई सामान खरीदते नहीं हो, जबकि 50 रुपए के लिए लोग लड़ जाते हैं देश के अंदर। दूसरा आता है कोटा, दैट इज पॉइंट नंबर 2। ये क्या था बेटा? कोटे का मतलब होता है कि आपने एक नंबर ऑफ क्वांटिटी फिक्स कर दी। जैसे कि अगर आपको बाहर से शूज मंगाने हैं तो आप 3 ही शूज मंगा सकते हैं, 4 नहीं मंगा सकते। मतलब इंपोर्ट अगर आप स्टिल मान लो, अगर आपको महंगा दिख रहा है लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि आप महंगा भी खरीद सकते हो। 1000 की जो शर्ट मैंने बोला था 3000 की पड़ रही है, आप स्टिल उसको खरीद सकते हो। आप बहुत पैसे वाले हो, आप अंबानी हो, आप बिरला हो, आप टाटा हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा 3000 रुपए की शर्ट का। लेकिन अब उसके बाद क्या बोला गया कि अगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो उसके बाद भी हम एक लिमिट सेट कर देंगे कि अगर आप मंगा सकोगे भी अगर सामान, तो भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी मंगा सकते हो। इसे कहते हैं कोटा। लिमिटेड क्वांटिटी सेट कर देना। जैसे रिजर्वेशन होता है तो उसके लिए सीट होती है ना, सीट्स कोटा, कि इस कैटेगरी को 30 सीट फ्री मिल जाएगी। फ्री मतलब 30 सीट इनके लिए रिजर्व है। वैसे ही यहां पर भी आपको कोटा दे दिया गया कि 3 प्रोडक्ट मंगा सकते हो। एक नंबर है इमेजिनरी 3, बाकी अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग क्वांटिटी डिसाइड करी थी। किसी के लिए 5, किसी के लिए 10, किसी के लिए 15। इस लिमिट से आप ज्यादा नहीं मंगा सकते, कम मंगा सकते हो। ये तरीकों से हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और इंपोर्ट्स को कम किया। ये हमारा फॉरेन ट्रेड था। ठीक है बेटा, और यहां पर हमारा कंप्लीट होता है पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके साथ साथ चैप्टर भी एंड ही होता है यहां पर। इसका एक क्रिटिकल अप्रेजल देखते हैं। इसमें देखते हैं कि हमने क्या चेंजेस देखे पहले के कंपैरिजन में, कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हाल जो बुरे थे अब क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 11.8% टू 24.6%, कि ऑलमोस्ट 12% से 25% पे आ गया। मतलब डबल हो गया जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। किसके अंदर? इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। कितना ज्यादा बढ़ गया? द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्स बाय 1990 लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर। भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ गया, किसकी वजह से? पब्लिक सेक्टर की वजह से, सरकार की इंडस्ट्रीज की वजह से। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटी दी गई, लोगों को काम करने का मौका दिया गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देश के अंदर, इंडस्ट्रीज मतलब मेड इन इंडिया चीजें ज्यादा बनने लग गई। ये एक चीज देखने को मिली हमें पहले के कंपैरिजन में। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट्स को कम करके आपने फॉरेन से बने प्रोडक्ट्स का जो कंपटीशन था उनको कम किया। कि भाई फॉरेन की कोका कोला हर कोई खरीद रहा है, पर इंडिया की कोई बनी कोई ड्रिंक्स थम्सअप को आपने इतना बड़ा बनाया कि वो कोका कोला की कंपैरिजन कर सके। बेटा थम्सअप इज एन इंडियन ब्रांड, कोका कोला इज अ बाहर का ब्रांड। तो थम्सअप इतना बड़ा कैसे बना? सरकार की इन मदद से। ठीक है बेटा, फिर क्या किया गया? लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लाइसेंस की मदद से सरकार कंट्रोल कर पा रही थी
कि कौन सा प्रोडक्ट कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी, और कौन सा प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। वो 17-12 इंडस्ट्रीज आपको याद है ना, कैटेगराइज किया था हमने लाइसेंस के थ्रू। और नई इंडस्ट्री खोलनी हो, एक्सपैंड करना हो, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas। देखो ये बात बड़ी ना पैराडॉक्स स्टेटमेंट है। सर पैराडॉक्स स्टेटमेंट क्या होता है? यहां पर बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर ने बड़ा शानदार काम किया। क्या शानदार काम किया? इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इन्होंने डेवलप किया बैकवर्ड एरियाज को काफी ज्यादा, उसमें इंडस्ट्रीज को लॉन्च करके। मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो पहले से काफी बेहतर था। लेकिन अगले चैप्टर में आप यही देखने वाले हो कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत ही घटिया काम किया। उनके काम करना जो है वो इतना एफिशिएंटली नहीं निकल पाया जितना हम सोच रहे थे निकलेगा। ऐसे चीजों को हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। पर हां, इस सेंस से कहा जाए तो आप ये समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में करें तो बेहतर ही हुआ है। ये क्रिटिकल अप्रेजल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। एंड ये चैप्टर एंड्स हियर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहां पे मेंशन करी है, इनको आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये चीजें बहुत आपको हेल्प करने वाली हैं आपके डेट्स रिमेंबर करने में। क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पार्ट्स आ जाते हैं ना, ये थोड़ी आप पुरानी हिस्ट्री जैसे पढ़ रहे होते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर को या इंडियन इकोनॉमी को, तो डेट्स वगैरह याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948 में आया। फिर आपका प्लानिंग कमीशन कब आया? जो चेयरमैन जो इसके प्राइम मिनिस्टर थे, कब आया बेटा? 1950 में आया, जो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च कब हुआ? 1951 में हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट कब आया? 1951 में आया। कर्व कमेटी कब आई बेटा? कर्व कमेटी बनाई थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, 1955 में बनाई थी, मैंने मार्क भी किया था वहां पे। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो एग्रीकल्चर के लिए आया था वो कब से आया था बेटा? 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1956, 5 साल के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या बोल रहे हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? जिसमें हमने कैटेगराइज किया था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 1956 के अंदर 30 अप्रैल। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? फर्स्ट फेज आया था 1966 टू बी प्रिसाइज, जबकि अपन ने वहां पे 1960s लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, फिर आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग कमीशन की जगह पर रिप्लेस करके नीति आयोग कब आया? 2015 के अंदर। एंड दिस इज हाउ वी सम अप दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये इसने काफी सारी इंसाइट दी होगी आपको, जिससे आप कंपेयर कर पाओगे कि कितना ज्यादा हमने इंप्रूव किया इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस से हाल पहले क्या थे। इसी की कंटिन्यूअस सीक्वेंस में आपको अगले चैप्टर अगले वीडियो में देखने को मिलेगा कि 1990 का जो ये फेज खत्म हुआ है, अब 1991 में एक हम फिर पॉलिसी लेकर आए। क्यों? क्या उसकी प्रॉब्लम थी, क्या उसकी जरूरत थी लाना, यहां पर क्या गलतियां हुई, उसको वहां डिस्कस करेंगे। और ये एक सीक्वेंस है, इसलिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हर इंसान तक पहुंचाइएगा, और हम ऐसे ही चलते ऐसे ही करते टॉप करेंगे अपने क्लासेस में और बोर्ड्स में झंडे गाड़ के आएंगे। ठीक है जी गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड वेरी मच।